यूं तो हर किसी का सपना होता है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का। और ये बात भी सत्य है कि जब बाबा का बुलावा होता है तो दर्शन करने से आपको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ बाबा के मंदिर की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, और आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिए ताकि यात्रा के दौरान आपको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको यात्रा से जुड़ी और जानकारियां मिलती रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती से मैं अभिषेक रावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून आना पड़ेगा। और अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आपको देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट में आना पड़ेगा। देहरादून जौलीग्रांट सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। अगर आप ट्रेन से आते तो आपके पास 3 चॉइस है, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश। और अगर मैं आपको रेकमेंड करूं ट्रेन का तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप हरिद्वार आएँ या ऋषिकेश आएँ, क्योंकि देश के विभिन्न कोनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में ट्रेनें आती है, जबकि देहरादून में बहुत कम आती है। और अगर आप देहरादून आते भी हैं तो आपको 35 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। और यहीं बात करूं हरिद्वार की तो हरिद्वार से ऋषिकेश 21 से 25 किलोमीटर के आसपास है, जो कि बहुत कम है देहरादून से। और अगर आप दिल्ली से आते हैं तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप कोटद्वार से होते हुए, पौड़ी होते हुए श्रीनगर आएँ, क्योंकि कोटद्वार से पौड़ी तक जाम बिल्कुल नहीं लगा रहता है और रोड क्लियर रहती है एकदम से, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ चलती है उस रूट पर। और इसी की जगह आप ऋषिकेश से आते हैं तो ऋषिकेश से बहुत ही क्राउड है, बहुत ट्रैफिक रहता है रोड में और जाम भी लगा रहता है। और वो रोड आजकल चौड़ी हो रही है तो वहाँ पर दिन भर काम चलता रहता है। और अगर आप कोटद्वार पौड़ी होते हुए आते हैं तो यहाँ पर आपको गर्मी बहुत कम लगेगी ऋषिकेश से श्रीनगर के मुताबिक। अगर आप पौड़ी से आते हैं तो आप प्रकृति के विभिन्न नज़ारों का आनंद ले सकते हैं रास्ते में। हालांकि आपको 30 to 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, बट आपको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं ऋषिकेश से गौरीकुंड के रोड सफ़र की और कितना किलोमीटर है। तो मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश से गौरीकुंड तक 220 से 250 किलोमीटर है। यहीं मैं कोटद्वार से गौरीकुंड तक का सफ़र बताऊं तो ये भी लगभग इतना ही है, 250 to 300 किलोमीटर्स। कोटद्वार से पौड़ी 104 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर यहाँ से श्रीनगर है, और श्रीनगर से 120 किलोमीटर गौरीकुंड है। और जैसे आप कोटद्वार से आते हैं तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, लगभग रास्ता सेम ही है, बस 10 और 20 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं, बट इधर ट्रैफिक नहीं रहता है बिल्कुल भी। और अगर आप ऋषिकेश या कोटद्वार से आते हैं तो सबसे पहला स्टॉप आपका पड़ेगा श्रीनगर गढ़वाल। अगर आप मॉर्निंग में 5 to 7 AM निकले अपने घर से तो आप लगभग 5 बजे तक तो आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। अगर आप लेट में निकलेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप श्रीनगर में ही स्टे कर लें, क्योंकि रोड आगे ख़राब है, वहाँ पर काम चल रहा है रोड में, तो आगे जाम भी लग सकता है। आप लेट निकलते हैं तो आप या तो श्रीनगर गढ़वाल या रुद्रप्रयाग, कहीं इन दोनों जगह में से स्टे कर लीजिए जहां आपको सही लगे, या अगस्तमुनि में भी स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं। बात करूं पहले चेक पोस्ट की, पुलिस चेक पोस्ट की, तो वो पड़ता है रुद्रप्रयाग से 15-20 किलोमीटर पहले। वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी पड़ती है अगर कोविड की सिचुएशन रहेगी तो, एंड वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और अब अगर मैं बात करूँ किराए की, तो अगर आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का टिकट लेते हैं तो वहाँ पर आपको 300 to 400 तक का किराया लग जाएगा, और मैक्सिमम 500 से नीचे ही किराया होगा। अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो किराया ऑब्वियसली बढ़ेगा, या डीजल के दाम बढ़े। यही आप कोटद्वार से भी आते हैं तो लगभग किराया तो सेम ही है, 350-400 इतना ही किराया पड़ेगा। पर आप ये मान के चलिए कि आपका एक साइड का किराया मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। अगर आप बस में आते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके टिकट भी बुक करा सकते हैं, और मेक माई ट्रिप में भी टिकट बुक हो जाते हैं सोनप्रयाग तक के। अब बात करते हैं होटल का किराया, रहने खाने की व्यवस्था, तो आपको वहाँ पर 500 से 5000 तक के रूम भी मिल जाएंगे। बस डिफरेंस इतना ही होगा कि थोड़ा जो कॉस्टली रूम होंगे उन पर सफाई अच्छी रहती है अंदर। वैसे तो अगर आप जिस हिसाब से रूम लेना चाहेंगे तो उस हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। 500 से रूम स्टार्ट हो जाते हैं एंड आप कितना भी अच्छा रूम ले सकते हैं। और अगर आप सीतापुर में रुकते हैं तो वहाँ पर क्राउड बहुत कम रहता है, और वहाँ पर मेरे भाई का भी होटल है, और होटल की पिक्स आपको दिख जाएंगी आगे, और रूम्स की पिक एंड टॉयलेट्स की पिक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा इस वीडियो में। ये है मेरे भाई का होटल और सुनील गेस्ट हाउस नेम से है। रूम्स भी आप देख सकते हैं, और ये है टॉयलेट, क्लीन टॉयलेट है, यहाँ पर गीजर फैसिलिटी भी है।
और अगर आप सीतापुर में रुकते हैं तो आप मेरे चैनल का नाम वहाँ पर लेके अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। वहाँ पे बात करूँ सोनप्रयाग में, तो उस टाइम पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, तो सोनप्रयाग में रूम मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, वो कंडीशन के हिसाब से अप्लाइड है, क्योंकि वहाँ पर रूम बहुत सीमित है, ज़्यादा बड़ा मार्केट है नहीं सोनप्रयाग का। और अगर आप सीतापुर में रुकते हैं तो सुनील गेस्ट हाउस नाम से मेरे भाई का होटल है, या बालाजी वैष्णव भोजनालय नाम से, यहाँ पर आपको स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा और कमरे आपको हाइजीन मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको रूम्स की पिक भी शेयर कर दूँगा। और अगर आप रूम प्री बुक करते हैं तो मैं आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उसमें कॉल करके अपने रूम भी बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, जब आप केदारनाथ की ओर जाओगे। अगर आप सोनप्रयाग में रुके हैं या सीतापुर में रुके हैं तो सीतापुर में ही मेन पार्किंग है, आगे गाड़ी नहीं ले जाने दी जाती है। जो श्रद्धालु रहते हैं उनको अपना व्हीकल नहीं ले जाने दिया जाता है आगे, क्योंकि गौरीकुंड में पार्किंग स्पेस नहीं है। पार्किंग स्पेस पीछे सीतापुर में ही बनाया गया है, तो आपको वहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करके वहीं के लोकल के ट्रैकर में बैठ के जाना पड़ेगा, जिसका किराया समथिंग 10 और 20 रुपीज़ होगा, लगभग 6-7 किलोमीटर्स का। अब करते हैं फुट ट्रैक की बात, और फुट ट्रैक लगभग 14 से 18-16 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि पहले 14-15 किलोमीटर्स था, तो बाढ़ के बाद रास्ता चेंज हो चुका है। पहले लेफ़्ट साइड में था रास्ता, अब राइट साइड में हो चुका है, तो अब थोड़ा ट्रैक बढ़ चुका है। अगर आप बाई एयर जाते हैं तो बाई एयर का किराया लगभग 5000 रुपये अप डाउन दोनों का होगा, और एक साइड जाने में मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। गौरीकुंड से लगभग 15-20 मिनट में केदारनाथ पहुंच सकते हैं बाई एयर से। एंड अगर यही बात करूं मैं, आप घोड़े में जाएंगे तो घोड़े का किराया 1500 से 2500 के बीच लगभग इतना ही है, लगभग 3 से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं केदारनाथ तक। और अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको लगभग 5 से 7 घंटे लग सकते हैं। जब मैं गया था तो हमने 5 आवर्स में ही अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया था, और उसी दिन हम नीचे भी आ चुके थे। मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको कि आप कितने टाइम में पहुंच सकते हो, क्योंकि वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से चल रहे हैं। और मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप जल्दी तेज़ ना जाइए, 5-6 किलोमीटर आराम से जाइए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो पैरों की नस खिंच जाती है। और अब मैं बात करता हूँ गौरीकुंड से केदारनाथ तक कि कहाँ आपको स्टे करने को मिलेगा और कहाँ आपको खाने को मिलेगा। तो अगर कोविड का सिचुएशन नहीं रहा तो बीच की सारी दुकानें खुल जाएंगी, और अगर कोविड का सिचुएशन रहा तो दुकानें बंद रह सकती हैं। फ़िलहाल बीच में 2 दुकानें खुली रहती हैं, एक पड़ता है जंगल चट्टी में, जहाँ पर आपको फ्री वाईफाई भी प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पर। दूसरी दुकान की बात करूँ तो जंगल चट्टी से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे जाके गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक होटल भी है एंड गेस्ट हाउस भी है, वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। आप GMVN में नाश्ता करते हैं तो वहाँ पर 2 परांठे और 1 चाय और सब्जी लगभग आपको 100 रुपये पड़ जाएगी। जंगल चट्टी की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको मैगी चाय वगैरह मिल जाएगा, नाश्ता वहाँ पर मिल जाता है। वहाँ पर स्टे करने के लिए रूम अवेलेबल भी है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस एंड होटल में आपको ये लास्ट होटल मिलेगा बीच में, उसके बाद आपको सीधा केदारनाथ में मिलेगा, तो आप पहले ही अपना भोजन कर लीजिएगा। और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने साथ पार्ले जी के बिस्किट रखिए, कम से कम 10 पैकेट तो लेके चलिए, एंड चॉकलेट्स भी अपने साथ लेके चलिए, और टॉफ़ी शुगर बॉइल्ड जो होती हैं जो गला नहीं सूखने देती हैं वो लेके जाइए। जो चॉकलेट वाली टॉफ़ी है मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि वो लेके जाना, क्योंकि वो दांत में भी चिपकती है और जल्दी वो गलती नहीं है। और मैं आपको सबसे मेन बात बताने जा रहा हूँ जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। अगर आप जाते हैं तो उससे पहले एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या क्या साथ में ले जाना है। तो अगर आप अप्रैल, मई या जून में जाते हैं तो इस टाइम पे यहाँ पर गर्मी रहती है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप मोटी जैकेट ना लेके जाइए। अगर आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन बारिश हो तो आप अपने साथ रेनकोट या छाता तो अवश्य रखें, और अगर ना भी हो बरसात तो अपने साथ रेनकोट और छाता ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं पर भी वहाँ पर बारिश हो सकती है। और रास्ते में रेन शेल्टर भी है, बट वो कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कहीं पे नज़दीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा दूर है। तो अपनी सेफ्टी अपने साथ ही ले जानी है आपको। और मैं ये भी रेकमेंड करता हूँ कि अपने साथ एक वॉल्नी का स्प्रे या मूव का स्प्रे या मूव का ट्यूब ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि जब हम इतना चलते हैं तो पैर बहुत दर्द होने लग जाते हैं। क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर गया था तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। और मैं अगर आपको बताऊं कि जूता आप कैसे ले जाओ, तो जूता आप ऐसे ले जाओ जो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा ढीला हो, क्योंकि चढ़ाई में तो पता चलता है नहीं, जब हम नीचे उतरते हैं तो हमारा पैर नीचे की ओर आता है और अंगूठा पूरा छिल जाता है और पैर बहुत दर्द करता है। तो जिस हिसाब से हम उतर नहीं पाते हैं ढंग से और दर्द करता रहता है पैर, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना आसान है बट ऊपर से नीचे पूरी ढलान है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको क्या नहीं ले जाना है, तो आप अपनी ज्वेलरी बिल्कुल मत लेके जाइए वहाँ पर,
क्योंकि वहाँ पर खो सकती है, तो आसानी से वहाँ पर मिलती नहीं है कुछ चीज़ें। और अपने साथ कैश ठीक ठाक ही रखिए, ज़्यादा कैश भी मत लेके जाइए। गैजेट्स की बात करूँ, फ़ोन गैजेट्स की, तो पावर बैंक अगर आपके पास 20,000 mAh का है तो एक लेके जाइए। अगर आपके पास 10,000 mAh का है तो दो लेके जाइए, दो कैरी करिए अपने साथ, क्योंकि वहाँ पर लाइट रहती नहीं 24 आवर्स, लगभग 1 या 2 घंटे वहाँ पर मैक्सिमम लाइट रहती है। और वहाँ पर कुछ भी ऐसे उपकरण नहीं है, मतलब है उपकरण बट इतने सारे लोग रहेंगे तो आपको मिलेगा नहीं वहाँ पर चार्ज करने के लिए फ़ोन। और फ़ोन बहुत ज़रूरी है अपने साथ। और अगर डेली यूज़ के सामान की बात करूँ तो कोलगेट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू वगैरह आप लेके जाइए। वैसे शैम्पू की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक दिन जाना है और एक दिन उतरना है, बट फिर भी अपने साथ पाउच रखिए। आप बड़ा डब्बा शैम्पू का ना लेके जाइए, अपने साथ पाउच रखिए 5 या 10, क्योंकि अब आप जितना भारी अपना बैग रखोगे तो उतनी दिक्कत आपको आने वाली है चढ़ाई में। और अपने साथ एक पानी की बोतल रखिए। और रास्ते में बहुत सारे स्रोत हैं पानी के, तो आपको पानी प्रोवाइड हो जाएगा पूरे रास्ते में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक। तो आप ज़्यादा पानी की बोतलें ना ले जाइए अपने साथ। और सबसे मेन बात, मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने साथ टॉफ़ियाँ ज़रूर रखिए। और टॉफ़ियाँ ऐसे ही रखिए शुगर बॉइल्ड, मतलब जो ज़्यादा मीठी नहीं है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं है, क्योंकि जब हम चढ़ाई में चढ़ते हैं तो हमारा मुंह गला सूख जाता है। तो अगर हम टॉफ़ी खाएंगे तो हमारे गले में ऑटोमेटिकली पानी आ जाएगा। अब मैं बात करूं कि आपको क्या पहन के जाना चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ट्राउज़र पहन के जाइए, हल्का ट्राउज़र, ऐसा नहीं कि नैरो वाला ट्राउज़र, एकदम हल्का जो कंफर्टेबल हो। और शर्ट, फुल शर्ट या हाफ शर्ट जो भी आप पहनते हैं वो लेके जाइए। और गर्म कपड़े अपने साथ ज़्यादा ना रखिए, मतलब अगर आप अप्रैल और मई में जाते हैं तो, मैं बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ। अगर आप बाद में जाते हो तो एक जैकेट तो आपको रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। बट अप्रैल और मई के टाइम पे यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है। तो जहाँ तक कपाट खुलते हैं वो अप्रैल लास्ट एंड मई फर्स्ट वीक या सेकंड थर्ड वीक में ही खुलते हैं, मई में खुल जाते हैं पूरे कपाट। आप अपने साथ एक पिंच जरूर रख ले जो थोड़ा बहुत गर्म हो, क्योंकि ज़्यादा मोटी जैकेट ले जाने से फ़ायदा है नहीं। कोई पतली जैकेट लेके जाइए जो गर्म हो। वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कपाट खुलते हैं, जब वहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती तो तभी जाके वहाँ पर कपाट खुलते हैं। और इस साल माना यह है कि लगभग 15 तारीख से 21 तारीख के बीच में कपाट खुल जाएंगे बाबा केदारनाथ के। और अब बात करते हैं फेस वॉश की, तो आप फेस वॉश ऐसा ले जाइए जो कि ऑयल क्लियर हो, क्योंकि जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो मुंह पर बहुत सारा ऑयल हो जाता है, जिस कारण से हमारे मुंह में बहुत से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ऑयल क्लियर वाला फेस वॉश मैं आपको रिकमेंड करता हूं। और अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको वहीं एक दिन स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन चले जाएं और एक ही दिन उतर जाएं। वैसे चला जा सकता है, क्योंकि हम भी जब लास्ट ईयर गए थे तो हम भी एक ही दिन में चढ़े और उतरे थे। और मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, इधर आप आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा। अगर आपने केदारनाथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आई बटन में। और अब मैं बात करता हूँ कि टोटल कितना खर्चा आने वाला है। अगर आप पैसे बचा के चलेंगे, अगर आप पैदल जाते हैं तो लगभग आपका 500 रुपीज़ किराया हो गया, दोनों तरफ का लगा के 1000 रुपीज़ हो गया। 500 रुपीज़ एक दिन का रूम, और 500 रुपीज़ केदारनाथ में रूम, 500 रुपीज़ नीचे, मैक्सिमम 500 रुपये लेके चल रहा हूँ मैं तो, 1500 रुपीज़ रूम और 1000 रुपीज़ किराया। तो ये हो गए 2500 प्लस इसमें आप खाना खाओगे 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़ का खाना ही खाओगे मैक्सिमम अगर आप सिंगल है। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सोलो ट्रैक करो, आप अपने पूरे ग्रुप के साथ चलिए, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि सोलो जाना सही है, क्योंकि बहुत सी कठिनाइयाँ होती है रास्ते में। वैसे रास्ता तो बहुत अच्छा है बट कठिनाइयाँ फिर भी होती है रास्ते में। तो अपने ग्रुप के साथ जाइए, क्योंकि कहीं पे किसी की हेल्प पड़ सकती है आपको। तो इस ट्रिप में आपका टोटल खर्चा 4000 से 5000, मैक्सिमम 5000 आने वाला है। जब हम लास्ट ईयर गए थे तो वहाँ पर हमें 1000 रुपये का रूम पड़ गया था। हम 9 लोग थे, तो हम एक ही दिन में चढ़े थे और एक ही दिन में उतरे थे, तो मतलब वहाँ पे 900 रुपये एक दिन के, तो 900 रुपये दूसरे दिन के। 2 दिन हमने रूम लिया एंड उसके बाद जो मेरा पौड़ी से पेट्रोल लगा वो ओनली 700 रुपीज़ का अप डाउन का लगा। तो आप लगा सकते हैं कि मेरा ज़्यादा खर्चा आया नहीं। लगभग मैं 2000 से 2500 के बीच में पूरा केदारनाथ घूम के आ चुका था। और अगर इस साल भी भगवान भोलेनाथ की कृपा रहेगी, अगर भोलेनाथ का बुलावा रहेगा, तो इस साल भी अवश्य केदारनाथ के दर्शन करने में जाऊंगा और आप लोगों के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आऊँगा। और इस बार कुछ अलग करूँगा, तो आप ज़रूर देखिए। जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत कुछ अलग कर दिया, मतलब मुझे खुद लग रहा है कि मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया है अपनी वीडियो में, एंड साउंड में भी, क्वालिटी में भी, कंटेंट में भी। तो आगे भी ऐसी वीडियो आने वाली है और इससे अच्छी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे भी। तो आप तब तक चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे शूट करने में एंड 3 से 4 घंटे एडिट करने में लगते हैं। कोई मजाक नहीं है, मैं सही बताऊँ तो
जो बड़े बड़े यूट्यूबर है तो उनको तो बहुत टाइम लगता है, हम तो बहुत छोटे, मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ। और मैं इतने अच्छे अभी सॉफ्टवेयर से वर्क नहीं करता हूँ कि मेरे को प्रो लेवल की एडिटिंग नहीं आती है। जब तक केदारनाथ का व्लॉग नहीं आता तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, और वीडियोस भी लाने वाला हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए एंड वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें कि कहाँ पे मुझे क्या सुधारना चाहिए, कहाँ पे मैंने कुछ गलती कर रखी है। मैं मानता हूँ कि पहले मुझे वीडियो बनानी नहीं आती थी और अब अभी भी नहीं आती। वैसे मैं सही बताऊँ तो 10%, 15%, 20% ही मेरे को वीडियो बनानी एंड 10 और 15% ही मेरे को एडिटिंग करनी आती है। उससे प्रो लेवल का एडिटर मैं हूँ नहीं। और पूरी यात्रा की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब खर्चा आपके हाथ में है कि आप कैसा खाना खाते हैं। आप 80 रुपये की प्लेट खाते हैं, आप 500 रुपये की प्लेट खाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसी को पता चल जाए कि केदारनाथ जाना इतना कठिन है नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बी सेफ, राइड सेफ। दिस इज एक्सट्रीम राइडर UK12 साइनिंग ऑफ। Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting